बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक खुशखबरी के साथ हाजिर हैं कि हम MTH 100 इसकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए जो ग्रैंड वीडियो हम बनाने जा रहे थे उसके साथ हाजिर हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन MCQs के लिए प्रिपरेशन होगी और इसमें इंशाल्लाह ताला 100 प्लस MCQs हर MCQs को कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया जाएगा। हम ये नहीं करेंगे कि वीडियो बस चल गई, ठीक है, स्टूडेंट्स खुद ही समझते रहें हर चीज़ को। तो जब चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाता है तो वो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो आप अगर हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर अभी नए हैं तो प्लीज़ इसको लाज़मी सब्सक्राइब करें। और दूसरा काम आपने ये करना है कि वीडियो को मुकम्मल देखकर दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है, ठीक है? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिड टर्म में भी जो वीडियो बनाई थी माशाल्लाह काफ़ी आपका अच्छा रिस्पॉन्स था। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने देखी थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हुआ था, ठीक है? उस पे बहुत अच्छे रिमार्क्स आए थे, तो उसी वजह से हमने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट हम बनाने लगे हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट भी इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही अपलोड करेंगे। उसके लिए भी आप को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सकेगा वो पेपर से पहले इंशाल्लाह ताला आप तक सब्जेक्टिव पार्ट भी पहुंच जाएगा। वो भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसमें हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो होंगे शॉर्ट और लॉन्ग, और दूसरा जो प्रीवियस पेपर्स में आए हैं उनको हम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि देखें, कुछ स्टूडेंट्स के रिमार्क्स आते हैं कि सर इस वीडियो में से पेपर नहीं आया। तो भाई अब पेपर मैंने तो नहीं बनाया, वो पेपर यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं। हमारा काम ये है कि जो प्रीवियस पेपर्स में MCQs वगैरह आए हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर देना। अब तकरीबन इस पूरी वीडियो में हर कॉन्सेप्ट को, जो फाइनल टर्म के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट को हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आपने ये करना है कि आपने ये नहीं सोचना कि बिल्कुल हू बहू यही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन मकसद ये है, मकसद हमारा ये होता है कि आपने क्या करना है कि आपने कंसेप्ट को समझना है, ताकि अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंज भी हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, आप उसको सॉल्व कर सकें। हम दूसरों की तरह ये नहीं करते कि वीडियो बस चला दी है, चल रहा है, लेकिन कंसेप्ट बताने का यही मकसद होता है कि आप लोग थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं कि आप अगर कोई क्वेश्चन में चेंजिंग होती है तो आप उसके लिए तैयार रहें, ठीक है? कॉन्सेप्ट का मकसद यही होता है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है? कंप्लीट वीडियो देखनी है इंशाल्लाह ताला। इसमें तकरीबन 110 MCQs होंगे, कुछ फार्मूलाज होंगे और कुछ हम जो है वो इस तरह करके क्लियर करेंगे चीज़ों को, क्योंकि जो भी फार्मूला है वो भी हमारा एक MCQs के तौर पर ही काम करेगा। तो दूसरा आपका काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। जो भी आपसे MTH 100 के बारे में पूछे, आपने उसको ये वीडियो और इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट इंशाल्लाह ताला हम अपलोड करेंगे वो आपने लाजमी शेयर करना है दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है y = cos 3x हैज़ पीरियड। तो मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि जो cos x और sin x होता है और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, cos x का उल्ट होता है secant x और sin x का उल्ट होता है cosecant x, और cot x का जो tan x होता है उसका उल्ट होता है cot x, ठीक है? ये मैं आपको लिख भी देता हूँ कि यानी जो sin होता है इसका उल्ट होता है cosecant, ठीक है, 1/cosecant x। जो cos होता है इसका होता है 1/secant x, और cot का होता है 1/cot, tan का होता है 1/cot x, ठीक है? 3 हमारे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो sin x, cos x, tan x है। ये आपने अभी याद रखना है। 3 हमारे बेसिक फंक्शंस कौन से हैं? sin x, cos x और tan x। अब इनके 3 के रेसिप्रोकल्स भी हैं जिनको रेसिप्रोकल्स बोलते हैं, यानी कि sin का 1/cosecant x, यानी कि sin की जगह पे आप 1/cosecant x भी लिख सकते हैं। cos x का होता है 1/secant x, tan x का हमारे पास होता है 1/cot x। ये भी MCQs बनते हैं, ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। वो आपको रेसिप्रोकल पूछ सकते हैं कि sin x का क्या है, cos x का क्या है, tan x का क्या है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। sin x का होता है cosecant x, cos x का होता है 1/secant x, tan x का होता है 1/cot x, ठीक है? ये आपने सारे जो रेसिप्रोकल्स है ना वो याद रखने हैं। 3 बेसिक होते हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है?
तो देखें कि जो साइन एक्स और कॉज एक्स होता है ना, साइन एक्स और कॉज एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। पीरियड क्या होता है? पीरियड वो वैल्यू होती है जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। साइन और कॉज अपनी वैल्यू को 2 पाई के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से उनका जो पीरियड होता है साइन कॉज और उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, याद रखना है कि साइन कॉज और उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनका जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। और टैन और कॉट, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट उसका पीरियड होता है पाई। ठीक है, आपने याद रखना है। अगर वो आपको सिंपल पूछ ले, अगर सिर्फ साइन एक्स कॉज एक्स का पूछेंगे तो आपने 2 पाई बता देना है। ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा चेंजिंग हो तो ये देखें, जिस तरह ये क्वेश्चन में हमारे पास है तो हम इसको देखते हैं कि द फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस 3x हैज़ पीरियड। आपने क्या करना है कि जो x के साथ जो भी टर्म होगी, x के साथ जो भी टर्म होगी हमारे पास, जिस तरह के x के साथ 3 है, आपने क्या करना है, कॉज का वैसे जो हमारे पास पीरियड होता है वो 2 पाई है ना, तो जो x के साथ टर्म होगी ना उसके साथ इसको डिवाइड कर देना है। यानी कि अगर हमारे पास देखें कि फ़र्ज़ करें सिर्फ कॉज x होता तो 2 पाई तो कॉज x का पीरियड है। अब x के साथ क्या है 1, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पाई आंसर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉज और साइन का अगर सिंपल यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो आपने 2 पाई लिख देना है। अगर कोई चीज़ x के साथ है तो उसको आपने बटे में लिख देना है, तो ये उसका पीरियड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास कॉज 5x आ जाता है, कॉज 5x आ जाता है, तो इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, और इसके साथ क्या है 5 लिखा हुआ है तो इसको बटे में लिख दें। ठीक है, ये पीरियड आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कॉज के साथ x के साथ 3 है तो 2 पाई तो कॉज का पीरियड होता है। अब x के साथ कितना है 3, तो 3 को आपने डिवाइड कर देना है नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हों तो उनका मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये फार्मूला है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। अब ये देखिए यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। आप वैल्यूज़ पुट करें, -4 -2 ओवर 2, 4 प्लस 2 ओवर 2, तो ये हमारे पास -3,3 आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट इंटरवल फॉर विच द फंक्शन रिपीट्स इट्स सेल्फ इज कॉल्ड इट्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि पीरियड वो स्मॉलेस्ट फंक्शन इंटरवल होता है जिसके बाद कोई फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम पीरियड बोलते हैं। स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसके बाद पीरियड अपनी जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है उसको हम पीरियड बोलते हैं। ये देख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पीरियड ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन m ऑफ t इज इक्वल टू -3 cos -2t। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि माइनस माइनस को प्लस कर देना है, तो ये +3 cot 2t। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 cot 2t आ गया। आपने ये 3 इंटू 2 नहीं कर देना, ये एंगल के साथ है और ये इसके साथ है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 3 cot 2t आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि टैन और कॉट का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। टैन और कोट का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। तो पाई होता है ना, तो ये देखें x या t के साथ अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 है ना, यानी कि ये देखें यहाँ पे t भी हो सकता है, x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो t के साथ यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये देखें पाई ओवर 2, ये 2 को हमने बटे में लिख दिया, तो ये चीज़ इस फंक्शन का पीरियड बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है द साइन फंक्शन हैज़ अ पीरियड। साइन और कॉस का तो मैंने पहले ही बता दिया कि 2 पाई होता है, और अगर हम डिग्री में बात करें तो 2 पाई जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 360 डिग्री भी हो सकता है और 2 पाई भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, एक डिग्री में है और दूसरा रेडियन में है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a इंटू a 1,2 b 4,6। तो ये देखें डिस्टेंस डी फार्मूला अगर हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फार्मूला वो होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें, ये देखें x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 1 प्लस y2 हमारे पास 6 है, 6 - 2 आ गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 9 + 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि 25 का स्क्वायर रूट बनता है। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको हम पैथागोरियन आइडेंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जो हम राइट एंगल ट्राइंगल पे फिसागोरस का कानून लगाकर हम इसको जो है वो ड्राइव करते हैं। इस वजह से इनको ये 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, आपने याद रखनी है। ये मैं आपको लास्ट पे भी तीनों आइडेंटिटीज़ एक दफ़ा बता दूंगा। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। अगर ये cot स्क्वायर थीटा आ जाए,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए तो ये किसके बराबर होगा, कोसेकंड स्क्वायर थीटा के, यानी सी से कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अगर अंदर कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए, कॉट सी से स्टार्ट होता है तो आपने कोसेकंड स्क्वायर थीटा सी से ही लगा देना है। अगर आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाए, यहाँ पे कॉट की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा आ जाए तो आपने किसके बराबर लगाना है, सीकंड स्क्वायर थीटा के बराबर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट 0,-5 एंड r इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट। अब जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे h और k जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहाँ पे सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, और x माइनस वाई जो है वो जनरल पॉइंट होता है और r यहाँ पे रेडियस होता है। तो ये देखें हमें सेंटर कहाँ पे गिवन है, 0,-5 पे। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 0। जब ये 0 पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ से सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस आ गया, y माइनस के की कीमत कितनी है, -5। तो यहाँ पे जब आप -5 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर y प्लस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। और r की वैल्यू हमें स्क्वायर रूट ऑफ 8 दी गई है। जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो 8 हमारा रेडियस आ जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, अब एक साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड डैश क्वाड्रेंट। ये भाई ये 2-3 सवाल पक्के आते हैं पेपर में। अभी साइन थीटा पॉजिटिव किस में होता है, नेगेटिव किस में होता है, कॉस थीटा किस में होता है, नेगेटिव किस में होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक जनरल रूल बता दूंगा, आपने उसी को याद रखना है। इंशाल्लाह ताला आपके ये 2-3 जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह ताला आपके करेक्ट होंगे, पक्के करेक्ट होंगे। ये लाजमी आते हैं जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये आपने बताना होता है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है, ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये इतना हिस्सा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये मैंने लिख भी दिया है, ये इतना हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये इतना हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेना और उसका रेसिप्रोकल वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो उसका उल्ट भी, रेसिप्रोकल भी और वो आप भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेकंड, सीकंड हर चीज़ पॉजिटिव होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है ना इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेकंड थीटा पॉजिटिव होता है। याद रखना है, साइन थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल कोसेकंड थीटा है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे, टैन, कॉट, सीकंड सारी चीज़ें। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है, कॉज, साइन हर चीज़ नेगेटिव होती है। चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ कॉज पॉजिटिव होता है, कॉज पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है। तो आपने इसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना कि एक देसी सा तरीका है, आओ सोटी तोड़न चलिए। ठीक है, यानी कि आओ सोटी तोड़न चलिए। तो आओ का क्या मतलब है, ऑल पॉजिटिव। सोटी का क्या मतलब है, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तोड़न का क्या मतलब है, टैन और कॉट उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी हर चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। सी चलिए, कॉज, कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकंड पॉजिटिव होगा, बाकी हर चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आओ सोटी तोड़न चलिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आप पेपर में वहाँ पे रेफ शीट पे बना भी सकते हैं। ठीक है, ये इसके 2 या 3 क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे कि नेगेटिव किस में होता है और पॉजिटिव किस में होता है। अब देखें, अब क्वेश्चन को पढ़ें कि साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई हर चीज़ ही पॉजिटिव होती है, वो तो हमें पता है। अब मसला आ रहा है कि दूसरा वो साइन थीटा जो है वो दूसरा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो भाई दूसरा तो मैंने आपको दूसरे क्वाड्रेंट में बताया ना, यहाँ पे सोटी, आओ सोटी। ठीक है, यानी कि साइन पॉजिटिव। ठीक है, एस से क्या मतलब है, साइन पॉजिटिव। तो पहले में तो सारा कुछ पॉजिटिव है, दूसरे में साइन और उसका उल्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें मैंने आपको कितनी तरतीब के हिसाब से बताया है, तो आप भी इसको अच्छी तरह से याद रखें, इंशाल्लाह ताला ये पेपर में लाजमी आएगा। वो कह रहा है कि इफ़ आई एडेड -5 टू ईच क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट पॉइंट -2,3 व्हाट वुड बी द न्यू लोकेशन। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास पहले मैं इस पॉइंट पर खड़ा था तो मैंने -5 ऐड किया इस पॉइंट में, इसमें भी ऐड किया और इसमें भी ऐड किया, तो मेरी न्यू लोकेशन क्या होगी। तो भाई -2 में जब आप -5 ऐड करेंगे तो ये -7 बन जाएगा। 3 में जब आप -5 जो है वो ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये देखें ना, -2 -5 7 आ गया और दूसरा -2
3 प्लस, ये प्लस का 3 है और -5 किया तो ये हमारे पास -2 -7, तो न्यू पॉइंट हमारा -7 -2 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1 बी, बी डॉट बी, बी डॉट बी डॉट बी एंड सो ऑन। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर लेते हैं और हमारी रेंज जो होती है वो क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स होती है, ठीक है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स लेते हैं और उसकी रेंज जो आती है वो हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होती है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की 3 टाइप्स होती हैं, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और तीसरा हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है। ये आपने तीनों टाइप्स को याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अब यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो किसी एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करने से मिलती है, यानी कि हम पिछली टर्म को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। तो ये देखें, जब हमने 1 को b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो b मिल गया। जब हमने b को फिर b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर मिल गया। जब हमने b स्क्वायर को फिर b से मल्टीप्लाई किया तो b की पावर 3 मिल गया। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एक निशानी होती है कि हर टर्म जो नेक्स्ट वाली है वो हम क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो पिछली टर्म को हम एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको उस स्पेशल नंबर को हम कॉमन रेशो बोलते हैं। कॉमन रेशो भी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखेंगे फॉर अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि हम यहाँ पे हर टर्म जो है वो एक नंबर b, जिसको हमने b बोला है, वो मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट टर्म हासिल कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। इफ़ इट्स कॉमन रेशो इज़ 3 देन वैल्यू ऑफ b। उसने कहा है कि अगर इसकी कॉमन रेशो जो है वो 3 के बराबर है तो हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि कॉमन रेशो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन रेशो आपने फाइंड आउट करनी है, या तो दूसरी टर्म को पहले टर्म पे डिवाइड कर दें, या तीसरी को दूसरी पे डिवाइड कर दें, या चौथी को तीसरी पे डिवाइड कर दें, तो हमें आर मिल जाएगा। कॉमन रेशो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें कैसे मिलेगा? या तो दूसरी टर्म को पहली पे डिवाइड कर दें या तीसरी को दूसरी पे। आप तीसरी को दूसरी से या दूसरी को पहली से अगर डिवाइड करें तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। पहले चाहे आप पहली 2 टर्म को डिवाइड कर लें, चाहे आप अगली 2 को डिवाइड करके देख लें, आपका आंसर सेम आएगा। ये देखें, अब मैंने सबसे पहले क्या किया? A2 को A1 पे डिवाइड किया, यानी कि B को 1 पे डिवाइड किया, तो हमारा आंसर B ही आ गया। तो B की वैल्यू उसने कितनी दी है? कॉमन रेशो की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। तो ये देखें, B की वैल्यू यहाँ पे जो आंसर हमारा है वो 3 है, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। और अगर हम देखें कि इस टर्म को ले लें, B स्क्वायर को B से डिवाइड करें तो एक B से कट जाएगा, ठीक है। तो अगेन हमें B ही मिलेगा। अगर आपने ये वाली टर्म्स लेनी है तो b की पावर 3, तो आपने उससे पिछली वाली से हमेशा डिवाइड करना है। तो b की पावर 3 को आप b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा b ही जवाब मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आपको कॉमन रेशो निकालनी भी सिखा दी है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस एज अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक आर नेदर, ठीक है। तो ये हमने जो है वो सीक्वेंस नहीं लिखा आई थिंक। तो जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है ना वो इस तरह का होता है, 1 3 5 7, इस तरह चलते चलते। जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसकी जो नेक्स्ट टर्म होती है वो हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है इसमें हम नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म हासिल करते हैं। ये देखें, ये 1 था, अब 3 हम कैसे हमें मिलेगा? 2 को ऐड करके। 1 में 2 ऐड किया तो हमें 3 मिल गया, ठीक है। अब 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, यानी एक कांस्टेंट नंबर जिसको हमने 2 बोला है वो ऐड करके हमें जो सीक्वेंस मिलता है उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। और जो नंबर हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी तरह कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ द कॉमन रेशो इज इक्वल टू 3, अगर कॉमन रेशो हमारी यानी आर की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है, फॉर द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये जो हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया है, ये हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया। अब मैंने आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो ये देखें,
हम आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर दें या इस तीसरी टर्म को दूसरी से। मैंने क्या किया, दूसरी को पहले से डिवाइड किया तो x-1 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, x-1 आ गई। और आर की वैल्यू उसने क्वेश्चन में हमें कितनी दी है, 3 दी है, कॉमन रेशियो की वैल्यू 3 दी है। तो आर की जगह पे 3 पुट करें तो ये किसके बराबर है, x-1 के बराबर है। तो यहाँ से x-1 बराबर 3 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी है। इन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज जीरो। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हो, तो जब हमने उनको सॉल्व करते हैं तो बाय डिटर्मिनेंट मेथड जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या ज़ीरो आ सकता है या नहीं आ सकता। तो डिटर्मिनेंट उसका ज़ीरो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और अगर ज़ीरो आ जाए तो उसका मतलब ये है कि उसका कोई भी सलूशन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है ना। तो अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, तो हमें पता चल जाएगा कि या तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि कोई उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास येस होगा। येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो येस के लिए मैंने आपको बता दिया है, और नो का अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होता है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और उसका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट भी करेगा और वो यूनिक भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज अ डैश डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इंडिकेट। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ये देखें इस तरह, अगर कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो अगर हम उसमें से किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करते हैं, उसमें से एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बाकी रह जाएगा। तो जब 3/3 का हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा तो हम उसका अगर माइनर फाइंड करेंगे तो हमारे पास बाद में कौन सा डिटर्मिनेंट रह जाएगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट रह जाएगा, जिसको हम सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर हम इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना चाहें ना तो ये रो भी छोड़ देते हैं और ये कॉलम भी छोड़ देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला डिटर्मिनेंट बचता है जो कि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7 एंड आर इज इक्वल टू 3 देन द फोर्थ टर्म इज। अगर हमारे पास किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, आपने याद रखना है कि सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है और आर की वैल्यू 3 है, तो हमने फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है उसमें जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जनरल टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। अब आपने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है ना, तो इसमें एन की जगह पे 4 पुट करते हैं, तो ये देखें A4 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि 7 गिवन है, तो 7 आ गया। आर की वैल्यू हमें 3 गिवन है, एन की वैल्यू हमें पता है कि 4 है, 4 - 1 आ गया, तो 7 × 27, 3 की पावर 3 27 होती है, तो 7 × 27 189, यानी कि इस सीक्वेंस की जो चौथी टर्म होगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वो 189 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर सीक्वेंस विद टर्म्स, ठीक है। ये हमें एक अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया गया है, आपने इसका जनरल फार्मूला भी बोल सकते हैं और nth टर्म का फार्मूला भी बोल सकते हैं, कि यानी हमें एक ऐसा फार्मूला मिल जाए जिसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते जाएं और हमें जो है वो सीक्वेंस की टर्म्स मिलती जाएं। तो ये देखें हमारे पास जो, ये देखें, अगर हमारे पास वो आपको वहाँ पे ऑप्शन हो गए ना, तो आपने ऑप्शन में क्या करना है, पहले n की वैल्यू 1 पुट करके देखनी है। यहाँ पे 1 पुट करें तो 5 - 3 2 आ गया, n की वैल्यू 2 पुट करें तो 5 2 बार 10 - 3 तो 7 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फार्मूला है ये इसका जनरल फार्मूला है इस सीक्वेंस का, यानी हमने n की वैल्यू जब 1 2 3, n की वैल्यू आपने हमेशा 1 2 3 लेनी है, क्योंकि मैंने आपको सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो बताई है कि इसमें जो n होता है वो हमारा नेचुरल नंबर से आता है और इसकी रेंज जो होती है वो हमारी रियल नंबर से आती है, ठीक है। तो देखेंगे n आपने हमेशा 1 2 3 लेना है जब भी आपने सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखेंगे 1 की वैल्यू हमने जब वहाँ पे पुट की तो हमें पहली टर्म 2 मिल गई, 2 पुट की तो दूसरी टर्म 7 मिल गई। तो ये इसका जनरल फार्मूला है, इसको जनरल फार्मूला भी बोल सकते हैं और nth टर्म का फार्मूला भी बोल सकते हैं, जो कि लास्ट टर्म का फार्मूला कहलाता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ इक्वेशंस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड। अगर आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हों, देखें अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हों x और y में, तो आपको दो ही वैल्यूज़ मिलेंगी,
ठीक है। आपने अगर एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो आपको 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी और उनको हम कौन-सी इक्वेशंस बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। आपने वो सॉल्व करने का भी तरीका सीखा होगा कि लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। वो तरीका ख़ैर आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास जब 2 वेरिएबल्स की हमने फाइंड आउट करनी है तो हमें 2 इक्वेशंस मिलनी चाहिए जो कि हम उन इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरिथमेटिक सीक्वेंस? तो मैंने 3 ऑप्शन थे, तो आपने वो वाला सीक्वेंस फाइंड आउट करना है जो एक स्पेशल नंबर को ऐड करके, अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात की है ना। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास किस तरह बनता है? एक स्पेशल नंबर को हम पीछे वाली टर्म में ऐड करते हैं और हमें नई टर्म मिल जाती है। ये देखें, अगर 1 है, इसकी पहली टर्म 1 है, तो 1 में हमने 3 ऐड किया तो हमें 4 मिल गया। 4 में हमने 3 ऐड किया तो 7 मिल गया। तो इसका मतलब अगली टर्म इसकी 7 + 3 10 होगी, उससे अगली 13 होगी। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस को पहचानने का एक तरीका है। तो आपको वो और सारे सीक्वेंस भी देंगे पेपर में। तो आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि कौन सा सीक्वेंस एक स्पेशल नंबर को ऐड करने के बाद हमें मिलता है। तो ये 3 को ऐड करने के बाद हमें ये सीक्वेंस मिला, तो इसलिए हमें ये सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म ये है, अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म ये है तो हमने उसकी चौथी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्या करना है कि इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आप 4 पुट करते जाएं। तो ये देखें, a 4 आ जाएगा, a की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 आ जाएगी, -1 की पावर 4, 2 × 4 -1 आ गया। तो 1/8 -1 ये 1/7, यानी कि इस सीक्वेंस की जो चौथी टर्म होगी उसकी वैल्यू 1/7 होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,0 इज। ये भाई इस तरह के भी 2-3 क्वेश्चन पेपर में लाजमी आए होते हैं, इसको भी आपने थोड़ा सा समझ लेना है। जब आपको वो वर्टिकल लाइन का पूछे तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन आपने बतानी है वो एक्स में बतानी है, ये आपने याद रखना है। जब वो हॉरिजेंटल का पूछे तो आपने जो इक्वेशन बतानी है वो वाई में बतानी है। तो देखें कि ये कौन सी वर्टिकल लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? वो हमारे पास x = 0 होगी। अगर वो हॉरिजेंटल लाइन पूछे जो ओरिजिन से पास कर रही है तो उसके लिए y = 0 आ जाएगा। अब उसने वर्टिकल लाइन पूछी है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन पे x की वैल्यू तो 0 है। ये वाली लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन, इस पर x की वैल्यू 0 होती है। कौन सी वैल्यू चेंज हो रही होती है? y की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो हमने वो वाली इक्वेशन, वर्टिकल लाइन के लिए वो वाली इक्वेशन लगानी है जिसके लिए x की वैल्यू 0 हो, क्योंकि वर्टिकल लाइन वो तब ही बनेगी ना क्योंकि जहाँ पर x की वैल्यू 0 मिले हमें। तो इसकी इक्वेशन, जब वर्टिकल लाइन की इक्वेशन पूछे ओरिजिन में से जब पास करती है तो उसकी x = 0। जब वो हॉरिजेंटल लाइन के लिए पूछे और यहाँ से ओरिजिन से पास करे तो उसके लिए हम बोलेंगे y = 0। ये भी एक नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा हॉरिजेंटल लाइन का भी। ठीक है। विच ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स डील्स विद द टेक्निक्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज, समराइज एंड प्रेजेंट डेटा? ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम डाटा हम सबसे पहले लेते हैं पॉपुलेशन से, लोगों से लेते हैं, या कोई मतलब इस तरह से जो पहले से मौजूद डाटा होता है वो लेते हैं, या फिर इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों का डाटा लेने के लिए। ठीक है। तो वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है जिसमें डाटा को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, समराइज भी करते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं, यानी शो ऑफ भी करते हैं डाटा को? तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? बयान करना, ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना किसी चीज़ को। तो वहाँ से ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि द डोमेन ऑफ y = आर्क साइन ऑफ z इज। आपने साइन इनवर्स, आर्क का मतलब भी साइन इनवर्स। ठीक है। ये आर्क साइन ऑफ z को आप साइन इनवर्स ऑफ z भी लिख सकते हैं। ठीक है। इन दोनों का मतलब सेम है। आर्क का मतलब भी इनवर्स होता है, ठीक है, और इनवर्स का मतलब भी आर्क होता है। ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखें, जो साइन और कॉज फंक्शंस होते हैं इनकी डोमेन हमेशा क्या होती है? इनकी डोमेन होती है आर रियल नंबर्स। ठीक है। इनकी डोमेन क्या होती है? आर रियल नंबर्स होती है। ठीक है। और इनकी रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक। ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको किसी साइन और कॉज की जो है वो डोमेन पूछें तो आपने बताना है आर रियल नंबर्स। जब साइन और कॉज की, इनवर्स की नहीं मैं बात कर रहा, इनवर्स की तरफ मैं अभी आता हूँ। साइन और कॉज की जब आपको डोमेन पूछेंगे तो आपने आर रियल नंबर्स बतानी है, और जब साइन और कॉज की रेंज पूछेंगे तो आपने -1 से लेकर 1 तक बतानी है। जब आपसे कोई पूछे कि जो हमारे पास टैन होता है, टैन और कॉट की जो डोमेन होती है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। ठीक है। यानी ये देखेंगे साइन कॉज, इसकी डोमेन क्या होगी?
ऑल रियल नंबर्स और इसकी रेंज क्या होगी, वो होगी -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। जब tan और cot की बात होगी तो इसकी डोमेन होती है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है -∞ से लेकर +∞ तक, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, साइन और कॉस की डोमेन क्या होती है, आर रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होती है साइन और कॉस की -1 से लेकर 1 तक। टैन और कॉट की जो डोमेन होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है और इसकी रेंज होती है -∞ से लेकर +∞ तक। अब हम बात करेंगे इन्वर्स फंक्शंस की। ये तो सिंपल फंक्शन थे, साइन कॉस टैन, ये सिंपल फंक्शन थे। अगर इन्वर्स की बात करें तो आपने याद रखना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 to 1 नहीं होते, ठीक है। इन्वर्स हमेशा उन्हीं फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है जो 1 to 1 हो, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये 1 to 1 नहीं होते क्योंकि ये पीरियाडिक होते हैं। 1 to 1 का क्या मतलब होता है कि वो हर वैल्यू के लिए हमें एक यूनिक वैल्यू दे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पीरियाडिक होते हैं, यानी कि ये अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, जिस वजह से ये 1 to 1 नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो 1 to 1 बन जाते हैं। तो जब उनकी डोमेन को हम साइन और कॉस की डोमेन को हम -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इन्वर्स फंक्शन में आपने याद रखना है कि जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है और जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। तो ये देखें, सिंपल फंक्शन में साइन और कॉस की रेंज क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक। सिंपल फंक्शन अगर हम लें, सिंपल फंक्शंस में साइन और कॉस जो हम, ठीक है, उसमें रेंज -1 से लेकर 1 तक होती है। जब इन्वर्स में बात करेंगे तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। और जो ये वाली रेंज होती है रेंज इन्वर्स फंक्शंस की -π/2 से लेकर π/2 तक होती है, क्योंकि वहाँ पर ये 1 to 1 होते हैं, ठीक है। रेंज यहाँ पे ऑल रियल नंबर नहीं बनेगी इन्वर्स फंक्शन के लिए, रेंज यहाँ पर सिर्फ -π/2 से π/2 तक बनेगी। तो ये देखें, इसने इन्वर्स फंक्शन की बोली है ना, तो इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाती है, ठीक है। वो मतलब कि जो पहले रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी अब, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसकी फिर हमारे पास जो डोमेन होगी वो इन्वर्स फंक्शन की वो -1 से लेकर 1 तक होगी, ठीक है। ये एक और पैथागोरियन आइडेंटिटी आ गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, आपने याद रखना है, ठीक है। दो आइडेंटिटीज़ मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, टैन और कॉट वाली, और तीसरी ये आ गई, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ टेंजेंट फंक्शन विद द पीरियड दैट इज 0.25 पाई रेडियंस। तो आपने वो फंक्शन बताना है जिसका पीरियड हमारे पास ये हो, ठीक है। तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो अगर tan 4x के बराबर हो, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन tan ax के बराबर हो, तो मैंने आपको बताया था, तो आपने ये वाली चीज़ जो होती है पाई से आपने डिवाइड कर देना है, क्योंकि tan का पीरियड पाई होता है, तो इसके साथ जो चीज़ है उसके साथ आपने a के साथ डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि tan ax का जो पीरियड होगा वो π/a होगा। अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है 0.25 पाई। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि π/4 है, यानी आप इसका अशारिया ख़त्म करेंगे तो ये π/4 आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को और π/4 को कंपेयर करें तो इसका मतलब ये है कि π/a किसके बराबर आ गया, π/4 के। तो यहाँ से पाई कट गया तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि आप इस a की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। तो जो हमें रिक्वायर्ड फंक्शन है, जो हमें फंक्शन चाहिए जिसका ये पीरियड है, वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, वो tan 4x है, ठीक है। तो ये tan 4x इसका आंसर होगा। इन द कोसाइन फंक्शन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डैश इज टेकन, थीटा इज इक्वल टू, देखें कि कोसाइन और साइन और कोसाइन, साइन और कॉस की आप जितना बड़ा मर्जी एंगल ले लें, जितना छोटा मर्जी एंगल ले लें, वो आपकी जो वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, वो हमेशा -1 रहेगी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि साइन और कॉस की रेंज -1 से लेकर 1 तक होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा एंगल ले लें, साइन और कॉस की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो -1 रहेगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हमेशा +1 आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसमें हमने मिनिमम वैल्यू बतानी है कॉस की, तो मिनिमम वैल्यू -1 ही आती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 9 cos x इज, तो
कॉज के साथ जो चीज़ लगी होती है वो एम्पलीट्यूड होता है फंक्शन का। तो ये देखें, अगर यहाँ पे 10 होता तो एम्पलीट्यूड 10 आ जाना था, अब यहाँ पे 9 है तो ये 9 आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रेंज ऑफ द कोसाइन फंक्शन इज़ बिटवीन। मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसाइन की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। तो ये देख लें, ठीक है। द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड, ठीक है। जो आप सबसे शुरू में डाटा लेते हैं लोगों से इंटरव्यूज़ करके, जिसको आपने अभी तक कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं किया होता, समराइज़ नहीं किया होता, कोई उसको इंटरपोलेशन नहीं की होती, तो जो फर्स्ट हैंड डाटा है, जो आपने अभी लिया हो, ताज़ा लिया हो, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, ठीक है, जो शुरू वाला डाटा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इफ़ अ वेरिएबल कैन नॉट टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू देन द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। अगर हम किसी वेरिएबल का ये नहीं बता सकते कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटेटिव, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरा क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हम ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 7 है। क्वालिटेटिव में हम ये नहीं बता सकते कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल आ जाएगा। द डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन किसके बराबर होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। साइन और कॉज की डोमेन जो होती है वो आर रियल नंबर होती है। आर रियल नंबर को हम -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आर रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और इसका मतलब और इसका मतलब सेम है दोनों। द डैश ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द हाइट फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू। तो वो ये पूछ रहा है कि ये देखें, अगर हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ तक जो फासला होगा उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और यहाँ से लेकर जो मिनिमम तक का फासला होगा उसको भी हम एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि जो मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक, मीन पॉइंट से लेकर मैक्सिमम और मिनिमम तक जो फासला होता है उसको हम फंक्शन का एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डबल एंगल हमारे पास आ गया। cos 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। ये आपने फार्मूला याद रखना है, इसको आप डबल एंगल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये देखें वो आ गया ना, पहले हमने पढ़ा था वर्टिकल लाइन के लिए, आप पढ़ेंगे हॉरिजेंटल लाइन के लिए। वर्टिकल लाइन के लिए हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो x में थी, x = 0। अब हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली लाइन की इक्वेशन, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन वो होगी जहाँ पर y 0 होगा। तो यहाँ इस लाइन पर y 0 होता है, तो इस लाइन की इक्वेशन y = 0 होगी हॉरिजेंटल लाइन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है पीसेज ऑफ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा। ये ट्रू है, डाटा को हम बोलते हैं, ठीक है। ये डाटा की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है tan थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू, tan थीटा के बराबर। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप किसी भी फंक्शन में उसका पीरियड ऐड कर दें तो उस एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें, tan थीटा में हमने पाई ऐड किया, तो tan थीटा का जो पीरियड होता है तो वो पाई होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो पाई या पाई को ऐड करने से tan थीटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने इसका पीरियड ऐड किया है, तो इसका मतलब ये है कि जब इसको सॉल्व करेंगे ये tan थीटा के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप किसी फंक्शन में, किसी एंगल में उसका पीरियड ऐड करेंगे, अगर आप साइन में 2 पाई ऐड कर देंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। tan में अगर पाई ऐड कर देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि tan थीटा ही आंसर आपको मिल जाएगा। पावर रिड्यूसिंग फार्मूला फॉर cos स्क्वायर a इज़, ठीक है। cos स्क्वायर a का ये 3-4 फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a -1। ये मैं आपको पीछे भी ऊपर बता के आया हूँ, ठीक है। 2 cos स्क्वायर -1, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि ये -1 को उठाकर उस तरफ ले जाएं, ये 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा आ जाएगा, और cos स्क्वायर अल्फ़ा इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो 2 को उठा कर नीचे ले जाएं, तो ये cos स्क्वायर a या cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब cos 2 अल्फ़ा का एक फार्मूला ये भी होता है, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी डबल एंगल फार्मूला है। ये 3 फार्मूले होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, और एक तीसरा फार्मूला ये वाला, जिसमें cos 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर। ये तीनों फार्मूले आपने cos 2 अल्फ़ा, जिसको हम डबल एंगल फार्मूलाज बोलते हैं, ये आपने याद रखने हैं तीनों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 2 अल्फ़ा, एक होता है जिसको हम 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये साइन का डबल एंगल फार्मूला है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट मैं आपको आखिर पे इनका एक रिव्यू दोबारा दे दूंगा, लेकिन आपने cos 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूले और साइन 2 अल्फ़ा का एक फार्मूला ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है दिस सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन
इंटीरियर ऑफ सर्कल, ज़ाहिर बात है कोई भी सर्कल होगा, कोई भी सर्कल ले लें, उसका सेंटर हमेशा उसके अंदर ही होता है। तो इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर का क्या मतलब है? सर्कल के अंदर। फॉर अप्लाइंग द बाइनोमियल थ्योरम ऑन 1.09 कैन बी रिटर्न एज। तो ये देखें, अगर आपने इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स हों। तो ये तो 1.09 ये तो एक टर्म है, आपने क्या करना है, इसको सम की शक्ल में लेकर दो टर्म्स बना देनी है, यानी कि 1 को अलहदा कर देना है प्लस 0.09 को अलहदा करके अब आप इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये दो टर्म्स बन गई हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमेशा दो टर्म्स पर ही अप्लाई होता है। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 50, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें इस तरह की दी होती है, ये आप पहचान सकते हैं, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू आर कॉज एक्स इज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वो 1 to 1 नहीं होते, हम उनको 1 to 1 करने के लिए उनको उनकी जो हमारी होती है डोमेन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो ये फंक्शन होता है ना, ये यहाँ तक ये 1 to 1 होता है, ठीक है। 1 to 1 के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी करते हैं कि वो अगर कर्व को एक जगह पे टच करेगा तो हम बोलेंगे कि ये 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 कर्व है। तो 0 से लेकर पाई तक इसकी रेंज होगी y इज इक्वल टू आर कॉज एक्स की। कॉज एक्स यहाँ पे r का मतलब है कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल कॉज की बात नहीं कर रहे, ये कॉज इनवर्स एक्स है। वैसे तो जो सिंपल कॉज एक्स होता है उसकी रेंज -1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। लेकिन ये साइन इनवर्स कॉज इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं तो इसकी रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई तक होती है, ठीक है। Two functions f and g are said to be identically equal if dash for every value of x for which both functions are defined। तो ज़ाहिर बात है दो फंक्शंस f और g को हम कब इक्वल बोलेंगे? जब हर x की वैल्यू के लिए दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, ठीक है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 2 लें तो f ऑफ 2 वैल्यू भी सेम आ जाए और g ऑफ 2 की वैल्यू भी सेम आ जाए, यानी दोनों की वैल्यू जो है वो दोनों की बराबर होनी चाहिए, फिर ही हम बोलेंगे ये कि दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द हाइट लेंथ एंड वेट आर कैटेगराइज्ड एज। इनको हम मेजरिंग वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाइट, वेट, लेंथ, ये सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनको मेजरिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं और कंटिन्यूस वेरिएबल भी बोलते हैं। तो आप इनमें से अगर ज़्यादातर कंटिन्यूस ऑप्शन होता है तो आपने कंटिन्यूस वाला भी लगा सकते हैं और मेजरिंग वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस क्यों होते हैं? कंटिन्यूस हम देखेंगे ये आगे जाके कि ये कंटिन्यूस क्यों होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस देखेंगे अगर दो बंदों का वेट 60 से लेकर 65 तक है, यानी 60 किलो से लेकर 65 किलो तक दो बंदों का वेट है, तो अगर आप दूसरे बंदों का वेट फाइंड आउट करेंगे तो ये इनके दरमियान में हर वैल्यू ले सकता है। किसी का 60.1 हो सकता है, किसी का 60.2 हो सकता है, 60.3 हो सकता है। तो ये सारे कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं जो दो वैल्यूज़ के दरमियान मैक्सिमम वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यू के दरमियान हर वैल्यू को ले सकें, उनको हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स बोलते हैं। जिस तरह की हाइट होती है, जिस तरह वेट होता है, जिस तरह के लेंथ होती है, ठीक है। तो ये जिस तरह के अगर फ़र्ज़ करें 60 है तो 60.1 भी किसी का वेट होगा, 60.2 भी होगा। लेकिन जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ कैसे होते हैं? किसी का वेट 60 होगा तो अगले का 61 होगा, किसी का 63 होगा, यानी पूरे पूरे नंबर्स होंगे, उनको हम डिस्क्रीट नंबर्स बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। और कुछ लोग जो होते हैं, जिस तरह हाइट है, हाइट अब किसी की 60.1 हो सकती है, 60.2 भी हो सकती है, तो इनको हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स बोलते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। तो स्टूडेंट्स हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि 1,2 पॉइंट से गुजरती है। तो ये देखें, ये मैंने लाइन बना दिया, ये 1,2 पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो y इज़ इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन हमेशा y में होगी, वर्टिकल लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन हमेशा x में होगी, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो y इज़ इक्वल टू 2 इसकी इक्वेशन होगी। इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? उसमें हम पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन जो जिसको हमने स्टडी करना होता है उसका, ठीक है। तो जिस पॉपुलेशन को हमने स्टडी करना होता है हम क्या करते हैं, उसमें से सैंपल लेते हैं। तो सैंपल्स को हम फिर स्टडी करते हैं, उसकी बेस पर हम डिसीजंस लेते हैं। तो वो चीज़ें हम किस स्टैटिस्टिक्स में करते हैं? वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ। तो स्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन होती है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करती है? वो तमाम ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम मतलब स्टूडेंट्स को स्टडी करना
करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो जो तमाम स्टूडेंट्स हो गए किसी खास एरिया में, वो हमारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ़ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज डिक्रीजिंग द एवरेज विच इज़ नॉट अफेक्टेड इज मीडियन। तो देखेंगे जो मीडियन होता है ना, ये दो नंबर्स पर डिपेंड, अगर हमारे पास डाटा है ना किसी तरतीब में लगा हुआ 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक असेंडिंग आर्डर में डाटा है, तो जो इसका मीडियन होगा ये सेंटर वाला नंबर होगा, ठीक है। अगर इनकी तादाद हमारे पास ऑड नंबर है, ये देखें 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर्स हैं ना, पाँच पाँच नंबर्स हैं तो ऑड नंबर्स हैं, तो जो मीडियन होगा वो दरमियान वाला नंबर होगा। अगर हम इसमें एक और नंबर ऐड कर दें 6, तो फिर आपने क्या करना है, दो नंबर को इस साइड पे कर लेना है, दो नंबर को इस साइड पे, ये तो दरमियान वाले दो नंबर होते हैं, इनका आपने एवरेज ले लेना होता है। फिर हम उसको एवरेज मीडियन बोलते हैं जब आपके नंबर हमारे पास इवन नंबर में हो, ठीक है। ऑड नंबर में हो तो हमारे पास सिंगल मीडियन आता है, और अगर इवन नंबर में हो तो हम दोनों दरमियान वाले नंबर्स को ऐड करके दो पे तकसीम करके हमें मीडियन मिल जाता है। अब वो कह रहा है कि अगर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, अगर आपकी ये छोटी जो ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने 1 बोला है, अगर आप इसको डिक्रीज कर दें तो मीडियन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीडियन तो लोकेशन पे डिपेंड करता है ना, वो तो सेंटर वाले नंबर पे डिपेंड करता है, तो मीडियन जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सेंटर में लाई करता है, उसका कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मीडियन है। एक ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ओगिव, ठीक है। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है उसको ओगिव बोलते हैं, और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। द सेंट्रल टेंडेंसी इज मेजर्ड बाय, जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो हम किन चीज़ों से मेजर करते हैं? एवरेज से मेजर करते हैं, और एवरेज में भी आगे मीन एवरेज, मीडियन एवरेज, मॉड एवरेज, ठीक है। ये 3 किस्म की हम चीज़ें इस्तेमाल करके सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ़ द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ 2 डाटा सेट्स आर इक्वल देन, अगर वो कह रहा है कि 2 डाटा सेट्स हैं हमारे पास, तो उनका अगर मीन मोड मीडियन दोनों का बराबर है, सेम है, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दोनों डाटा सेट्स बराबर हैं, ठीक है। आपने याद रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 डाटा सेट्स का मीन मोड और मीडियन दोनों बराबर हों तो उनके जो डाटा सेट्स होंगे वो भी बराबर होंगे, वो बराबर नहीं भी हो सकते। बजट ऑफ अ हाउस होल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड इफेक्टिवली थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसने पूछा है कि अगर आपने किसी घर का बजट जो है उसको आपने शो करना है तो आप कौन सा चार्ट इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं? पाई चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी बटा क्लास विड्थ, ये आपने फार्मूला याद रखना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। इन कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम विच इज़ टू बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, तो जब भी आपने कोई हिस्टोग्राम बनानी है तो आपने जो क्लास इंटरवल होता है वो आपने एक्स एक्सिस पे लेना है, और जो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है वो आपने वाई एक्सिस पे लेनी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको एक्स एक्सिस का पूछे तो एक्स एक्सिस पे आपने क्लास इंटरवल लेने होते हैं, और वाई एक्सिस पे आपने क्लास फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑलवेज इंक्रीजिंग, जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीजिंग होती है हमेशा, क्योंकि हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो पिछली फ्रीक्वेंसी है उसको अगली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं। फर्ज करें पहली फ्रीक्वेंसी 1 है, दूसरी 2 है, तो जो तीसरी होगी ना वो इन दोनों का सम होगी, वो 3 आ जाएगी। फिर अगली जो होगी वो हमारे पास इन तीनों का सम हो जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास 6 हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमेशा इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमेशा इंक्रीजिंग होती है। If the arithmetic mean of 20 values is 10, then sum of these 20 values is, अगर हमारे पास 20 वैल्यूज़ का जो अर्थमेटिक मीन है वो हमारे पास 10 है, तो ये देखें आपने क्या फाइंड आउट करना है? देन सम ऑफ दीज 20 वैल्यूज़ इज़, तो देखें कि यहाँ से आंसर हमारा 200 आएगा। वो मैं बता देता हूँ कि कैसे आएगा, क्योंकि देखेंगे एक्स बार जो होता है वो हमारे पास एस ओवर एन होता है, ठीक है, सम बटा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सम बटा नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से हमारे पास एक्स बार की वैल्यू क्या है? 10 है, ठीक है, एक्स बार की वैल्यू 10 है, और सम हमने फाइंड आउट करना है, और अर्थमेटिक मीन, ठीक है, वो 20 हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास उधर जाके 10 इंटू 20 ये 200 आ जाएगा, ठीक है। डैश यूज़ द डिवीजन ऑफ अ सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्शंस, कौन सा चार्ट जो है वो सर्कल को डिवाइड डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करके हम उसको स्टडी करते हैं, तो वो सर्कल चार्ट होता है। वो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर सर्कल ग्राफ है। सर्कल ग्राफ में हम क्या करते हैं कि सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करके हम डिफरेंट जो बजट वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास मार्क इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स अ क्लास इनटू डैश इक्वल पार्ट्स, क्लास मार्क जो होता है वो
वैल्यू किसी भी वैल्यू को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो इसका आंसर 2 होगा। इफ़ अ क्लास इंटरवल, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास क्लास इंटरवल 20 से लेकर 10 से लेकर 20 तक है, तो जो क्लास मार्क होगा वो 10 + 20/2 जो कि 15 के बराबर होगा। तो देखेंगे ये इसने इसको दो बराबर हिस्सों में कर दिया, यानी कि 10 से लेकर 15 तक, फिर 15 से लेकर आगे 20 तक दो बराबर हिस्सों में क्लास मार्क ने इसको डिवाइड कर दिया। 10 से लेकर 15 तक एक, फिर 15 से लेकर 20 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एनी गिवन क्लास ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास लिमिट होती है, ये देखें ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्लास लिमिट बोलते हैं। ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर इज कॉल्ड मीडियन। अगर कोई डाटा हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में होगा तो उसकी जो मिड पॉइंट होगा उसको हम मीडियन बोलते हैं। ये मैं आपको पीछे भी बता के आया हूँ। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर 10, 20, 30 ये इस तरह का डाटा है, तो आधा डाटा इस तरफ कर दे, आधा डाटा इस तरफ कर दे, ये दरमियान वाला मीडियन होगा हमारा, ठीक है। और जो मीन होता है, मीन क्या होता है, मीन आपने कैसे फाइंड आउट करना होता है, जितनी भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं सबको ऐड करके जितनी वैल्यूज़ टोटल थी उनके नंबर्स पर डिवाइड कर दें। यानी कि अगर आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं तो पाँचों वैल्यूज़ को जमा करें और नीचे डिवाइड कर दें 5 से, तो ये हमारा एवरेज मीन आ जाएगा। और अगर हम बात करें मीडियन की, मीडियन मैंने आपको बता दिया है। और अगर दूसरा मोड की बात करें तो मोड वो ऑब्जर्वेशन होती है जो डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा दफ़ा किसी डाटा में नंबर रिपीट हो रहा होगा उसको हम उस डाटा का मोड बोलते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसमें हम करते हैं, दिस मेथड यूज टू कंप्यूट एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ कलेक्टेड डाटा इज कंसीडर्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये वो मेथड होता है जिसमें हम एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी किसी डाटा की फाइंड करते हैं, वो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ही फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग डाटा। ये मैं आपको पीछे भी एक क्वेश्चन में बता के आया हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं और डिस्क्राइब भी करते हैं, ठीक है। 2, 4, 6 की हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है, तो मैंने आपको बता दिया कि 2, 4, 6 को ऐड करें, 3 नंबर्स हैं तो 3 पे डिवाइड कर दें, तो 12/3 इसका 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइन वेदर द लाइन y इज इक्वल 2x + 3 एंड y इज इक्वल टू 1 -1 - 4 आर परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए इसकी जो हमारे पास स्लोप है वो 2 है, इसकी स्लोप -1/2 है। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब m1 और m2 दोनों की स्लोप को हम ज़रब दें, हमारा आंसर -1 आ जाए। तो ये देखें इसकी स्लोप 2 थी, इसकी स्लोप -1/2 थी। यहाँ पे x भी आएगा, यहाँ पे x भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे x भी लिख लें। तो जो x के साथ चीज़ होती है उसी को हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। x के साथ यहाँ पे 2 है तो 2, इसके साथ -1/2 है तो ये -1, 2, 2 से कट के जवाब -1 आया, तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। सपोज दैट 3 + 8 + 13 + 15 ये हमारा अरिथमेटिक सीरीज़ है। आपने याद रखना है एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, एक अरिथमेटिक सीरीज़ होती है। अरिथमेटिक सीरीज़ कब बनती है, जब आप सीक्वेंस की टर्म के दरमियान प्लस साइन डाल दें। वैसे तो सीक्वेंस की टर्म के दरमियान कोमा आता है ना, यानी कि ये देखें 3 × 8 × 13 × 15 इंटू 18, ये इस तरह सीक्वेंस की बात करें तो टर्म्स के दरमियान कॉमाज आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास जो अरिथमेटिक सीरीज़ होती है वो हमारे पास क्या होगी, इस सीरीज़ में कोमे की जगह पे सिर्फ प्लस आ जाता है, प्लस साइन आ जाता है, बाकी सीक्वेंस में कोमा साइन रहता है। और इसकी हमने अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो ये देखें 5 को ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर रहे हैं। 3 + 5 8, 8 + 5 13 और इस तरह 18 में जब 5 ऐड करेंगे तो 23 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। फाइंड द 5th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ़ a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4, ठीक है। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, d की वैल्यू 4 आ गई, तो हमने 5वीं टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म का फार्मूला ये होता है, ये मैं आपको मिड टर्म में बता चुका हूँ, an इज इक्वल टू a1 + n - 1 इंटू d, ठीक है। a1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है तो 3 रखें। हमने फाइंड कौन सी करनी है, 5th टर्म, तो an की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो a 5 आ जाएगा। 3 + n की वैल्यू 5 - 1 इंटू d की वैल्यू 4 आ गई, तो ये a5 इज इक्वल टू 19 आ गया हमारे पास, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि 6 कॉम्बिनेशन 2 इज़ इक्वल टू, ये कॉम्बिनेशन का जो जनरल फार्मूला है वो भी मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। आपने क्या सिर्फ याद रखना है कि जो ऊपर वाला नंबर है इसका फैक्टोरियल ले लेना है और नीचे वाले का फैक्टोरियल ले लेना है और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, दोनों के डिफरेंस के फैक्टोरियल से। ये देखें, ऊपर 6 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 6 माइनस 2 यानी कि 4 के फैक्टोरियल से। ये इसका जनरल फार्मूला मैं बता दूंगा। ये यहाँ पे n की वैल्यू होती है और ये r की वैल्यू होती है। इसको हम बोलते हैं NCR, ठीक है, NCR बोलते हैं। तो ये देखें फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल हम कैसे खोलते हैं कि 6 का फैक्टोरियल है ना, तो आप इसको पीछे की तरफ लिखते जाएं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाके स्टॉप कर दें। फिर और 1 का फैक्टोरियल आपने याद रखना है कि 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो ये देखेंगे नीचे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल है ना, तो आप जहाँ पे आपका दिल चाहे आप इसको रोक भी सकते हैं। ये देखें, मैंने 6 इंटू 5 और 4 के फैक्टोरियल पे जाके रोक लिया, क्योंकि नीचे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल है ना, तो 4 का फैक्टोरियल 4 के फैक्टोरियल से कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रोक लिया। तो 6 5 बार 30, नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 1 लिखते हैं जो कि 2 के बराबर होता है। तो देखेंगे 30 इंटू 2, ये हमारे पास 15 आ गया। तो NC0 यानी कि NC0 अगर आए तो उसका आंसर 1 लिखना है और NC1 अगर आए तो उसका आंसर आपने n लिखना है। ये दोनों MCQs भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखने हैं। ए कमेटी ऑफ 5 पीपल इन टू बी सिलेक्टेड फ्राम अ ग्रुप 10 पीपल, हाउ मैनी वे कैन दिस बी डन, 252 वेज, ठीक है। टोटल नंबर आपके पास 10 है, ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, 10C5 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर 252 वेज आ जाएगा। यही वाला फार्मूला आप इस पे लगाएंगे तो आपके पास 252 वेज आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास टोटल 10 पीपल हैं तो आपने 5 लोगों की कमेटी सिलेक्ट करनी है, तो आप कितने वेज में इन लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने वेज में इन लोगों की जो कमेटी है वो आप बना सकते हैं। तो 10C5, 10 टोटल नंबर और कितने आपने चूज़, कमेटी कितने की बनानी है, 5 की। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी कम्बिनेशंस कैन बी फाउंड बाय चूजिंग 2 ऑब्जेक्ट्स फ्राम 5, यानी कि टोटल हमारे पास 5 है और चूज़ कितनी करनी है, 2। तो इसको हम 5C2, ऊपर हम टोटल लिखते हैं, नीचे हम जितनी चूज़ करते हैं, तो 5C2 हम लिखेंगे इसको, जिसका आंसर 10 आता है। तो ये देखें, मैंने आपको सॉल्व करके भी दे दिया है। ऊपर 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और दोनों को माइनस करके 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये देखें, ऊपर 3 के फैक्टोरियल तक ले जाके हमने रोक दिया, नीचे 3 का फैक्टोरियल था, 3 का, ये दोनों आपस में काट के 5 4 बार 20, 2 के फैक्टोरियल को हम 2 ही लिखते हैं, तो ये आंसर 10 आ गया। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन फॉर्म ऑफ वर्ड बबल, ये हमारे पास एक वर्ड है बबल, तो इसकी हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है कि कितनी बना सकते हैं। तो अब आप इसको गौर से देखें तो इसमें जो बी वर्ड है ना, बी अल्फ़ाबेट, वो 3 दफ़ा आ रहा है और ULE ये सिर्फ एक दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि बी जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है और ULE वो 1 दफ़ा आ रहे हैं। तो जब हमने इसकी अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, टोटल 6 हैं, 6 का फैक्टोरियल। P1 का क्या मतलब है कि जो लेटर जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब देखेंगे 3 हमारा जो बी है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है ना, तो 3 का फैक्टोरियल हमने नीचे लिख दिया। और ये ULE ये तो 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो इसका फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो 1 आप नीचे लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें, 6 का फैक्टोरियल 720 आ गया और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो इसको डिवाइड करें तो 120 डिफरेंट वे अरेंजमेंट्स हमारी बनेगी इनके वर्ड्स की। नेक्स्ट हमारे पास है कि cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। यानी cos जो है दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये इसको आपने भूल जाना है, इसको ये थीटा आपने लगाना होता है बाद में साथ, cos थीटा। तो cos थीटा तो आ गया, लेकिन साइन देखना है कि इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे 180 बनता है ना, ये होता है 0, ये π/2, ये पाई या 180 होता है। तो ये वाला एंगल जो है यहाँ पे बन रहा है दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो हमारा नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द मेजरिंग यूनिट्स फॉर एंगल, 2 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं एंगल को मेजर करने के, डिग्री और रेडियन, ठीक है। साइन -π/4 इज इक्वल टू, आपने याद रखना है कि जो अगर साइन हो शुरू में और एंगल के साथ माइनस हो तो वो माइनस जो है वो पहले चला जाता है, ठीक है। जो कॉज होता है उसका माइनस ख़त्म हो जाता है अगर एंगल के साथ कॉज लगा हो और माइनस हो।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर कॉज होता और यहाँ पे कोई माइनस वाला एंगल होता तो कॉज जो है वो माइनस को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। और अगर साइन हो और इसके साथ माइनस लगा हो एंगल के साथ, तो माइनस जो है वो साइन से पहले चला जाता है और साथ ये एंगल π/4 आ जाता है। एन इक्वेशन दैट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी इज़ कॉल्ड एन डैश इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कंडीशनल हमारे पास होती है, कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं। जिस तरह के ये देखिए x+2 = 5, ये उसी वक्त ट्रू होगी जब हमारे पास 3 की वैल्यू x की वैल्यू 3 होगी। तो देखेंगे हमने इस पर कंडीशन लगा दिया ना, तो कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल इक्वेशन बन गई कि ये इक्वेशन तब ही ट्रू होगी जब हमारे पास x की वैल्यू 3 होगी। तो ये एक कंडीशनल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि π/2 रेडियंस इज इक्वल टू, ठीक है, π/2 अगर हम डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो उसको 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या इस्तेमाल होता है, फार्मूला आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। π/2 जब हमारे पास रेडियन का एंगल गिवन हो तो हमने उसको 180/π से ज़रब देंगे तो हमारा डिग्री में चला जाएगा। अगर डिग्री में हमारा एंगल है तो उसको अगर हमने रेडियन में लेके जाना तो उसको आप π/180 से ज़रब देंगे तो हमारा वो एंगल रेडियन में चला जाएगा। अब हमें ये रेडियन में गिवन है, हमने डिग्री में फाइंड करना है, तो इसको 180/π से ज़रब दें तो ये 90 के डिग्री के बराबर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ tan π/2 इज tan π/2 की, tan 90 की जो वैल्यू होती है, tan π/2 की वैल्यू अनडिफाइन होती है। वहाँ पे जाके ये फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, द डोमेन ऑफ इनवर्स tan फंक्शन इज, जो इनवर्स tan फंक्शन होता है इसकी जो डोमेन होती है वो आपने याद रखना है -∞ से लेकर +∞ तक। ये हम इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे जो सिर्फ tan फंक्शन होता है इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होती है। ठीक है, इसकी डोमेन हमारे पास उसकी डोमेन होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। अगर सिंपल tan फंक्शन की बात करें तो उसकी डोमेन π/2 से लेकर -π/2 तक। अगर इनवर्स फंक्शन की बात करें तो उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर या -∞ से +∞ की तरफ होती है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन इनवर्स इज इक्वल टू π/4। तो देखें कि आपने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये साइन इनवर्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये साइन π/4 बन जाएगा। ठीक है, साइन π/4 बन जाएगा। तो साइन की π/4 वैल्यू कहाँ पे होती है, हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट, यानी कि ये हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट होगी, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो cos थीटा को ऊपर ले जाएं और sin थीटा को नीचे ले आएँ, तो ये cot थीटा का फार्मूला होता है। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ डाटा, मीडियन क्या होगा, 3 को इस तरफ कर लें, इस तरफ कर लें, दरमियान वाला नंबर आपका मीडियन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वान्टिटेटिव वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन रेंज इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। मैंने बताया था ना कि जो वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले ले, दो नंबर्स के दरमियान, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान कोई भी वैल्यू ले ले तो उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा, रेंज हमारे पास अगर डाटा गिवन है तो उसकी रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू 1/3 है, 1/43 और मिनिमम 3 है, तो इसकी रेंज 140 आ जाएगी। इफ़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स x एंड y इज़ 5, इफ़ x इज इक्वल टू 3 देन y की वैल्यू फाइंड करें। अगर दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 5 है तो अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये किसके बराबर है, 5 के, उसने 5 बता दिया है, तो यहाँ पे 2 उस तरफ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 3 + y किसके बराबर 10 के, तो यहाँ से y की वैल्यू 10 - 3 7 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरिएबल x आर गिवन देन रेंज, रेंज का मैंने आपको बताया था, लेकिन ये रेंज जो हमें डाटा दिया गया है वो माइनस में दिया गया है। तो आपको याद होगा कि जितना छोटा नंबर माइनस में होगा उतना वो बड़ा होगा। अगर कोई नंबर माइनस में छोटा है तो वो उतना ही नंबर बड़ा होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना, क्योंकि हमने रेंज की फार्मूला पढ़ा था कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो जो सबसे छोटा नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के 20 रुपये देने हैं और किसी दूसरे बंदे ने किसी के 4 रुपये देने हैं, तो वो दूसरा बंदा आपसे बड़ा होगा, क्योंकि आपने 20 रुपये देने हैं और दूसरे बंदे ने 4 रुपये देने हैं। ठीक है, वो 4 जिसने देने हैं वो आपसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो जितना छोटा नंबर होगा माइनस में वो उतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो -4 ये सबसे बड़ा नंबर बन गया और यहाँ पे -44 ये सबसे छोटा नंबर बन गया, तो ये माइनस और माइनस दरमियान वाला प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 40 आ जाएगा, इसकी रेंज 40 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन हाउ मैनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी चूजन। एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स है और उसमें हमने 3 को सिलेक्ट करना है, तो इसका फार्मूला लगाएं NCR, N यहाँ पे 20 है, C
वैसे ही आ गया, 3 आर की वैल्यू 3 है। तो ये देखें, ये मैंने एनसीआर का जनरल फार्मूला भी लिख दिया। एन का फिक्टोरियल यानी कि 20 का फिक्टोरियल, आर का फिक्टोरियल यानी कि 3 का फिक्टोरियल, एन माइनस आर का क्या मतलब है, 20 में से आपने 3 माइनस करके 17 का फिक्टोरियल लिख देना है, ठीक है। अब 20 को आप कहाँ तक खोलें, 17 के फिक्टोरियल तक। जब आपने फिक्टोरियल खोलना होता है तो उसको पीछे की तरफ ज़रब देते जाएं, 20 ज़रबे 19 ज़रबे 18 ज़रबे 17, जहाँ पे आपने ख़त्म करना हो वहाँ पे 7 फिक्टोरियल लगा दें। तो मैंने 17 के फिक्टोरियल पे ख़त्म करना था, तो ये देखें मैंने यहाँ पे 17 का फिक्टोरियल लगाकर ये दोनों चीज़ें काट दी, तो ये इसका 1140 आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर ये 3 का फिक्टोरियल जो होता है ये 6 के बराबर होता है, क्योंकि ये 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 2 बार 6, तो 6 जो है वो 18 से काट के यहाँ पे आंसर 3 आएगा। तो इस तीनों नंबर को ज़रब देंगे तो 1140 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द सिग्मा नोटेशन फॉर 1 + 2 + 3 + 4। इस सीरीज़ के लिए सिग्मा नोटेशन क्या होगी, ये हमारे पास i = 1 से लेकर 4 तक होगी। लास्ट टर्म 4 है, पहली टर्म 1 है, तो देखेंगे 1 से लेकर 4 तक और n आ जाएगा। n क्या होगा, यहाँ पे आप i की वैल्यू चेंज करते जाएं। ये देखें i की वैल्यू जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर n रखें, यहाँ पर i नहीं आएगा, n आएगा, ठीक है। n = 1 से लेकर 4 तक, जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। समेशन है, समेशन की वजह से प्लस आ जाएगा, जब 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह चलते जाएंगे 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल लेटर्स इन अ वर्ड लव टेकन ऑल एट ए टाइम कैन बी अरेंज्ड इन। अगर आपने किसी वर्ड के तमाम लेटर्स को एक ही दफ़ा लेना है, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास है लव, हमने उसकी अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है और सभी लेटर्स को एट अ टाइम लेना है। तो इफ़ नो लेटर रिपीट सिंपली टेक। अब देखें कि इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, सारे लेटर एक एक दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसका जितने नंबर हैं उतने का फिक्टोरियल ले लेना है। 4 अल्फ़ाबेट हैं, 4 का फिक्टोरियल, तो इसकी हम 24 अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल। जब भी वो आपको सर्कल में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का कहेगा तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, r-1 का फिक्टोरियल। जब आपने सर्कल में किसी चीज़ को अरेंज करना है, कुछ चीज़ों को अरेंज करना है, तो वहाँ पे आपने फार्मूला r-1 फिक्टोरियल लगाना है। अगर किसी रो में या किसी लाइन में अरेंज करना है तो वहाँ पे आपने r का फिक्टोरियल सिंपल लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द कॉमन रेशो ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1 3 9 27 81। कॉमन रेशो मैंने आपको बताया था कि दूसरी से इसको या इसको डिवाइड कर दें, 3/1 3 आता है, 9 को 3 से डिवाइड कर दें फिर भी 3 आता है, ये कॉमन रेशो है। देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट वी कैन अरेंज दैम, ठीक है। इसमें सर्कल का कोई जिक्र नहीं है, तो हमने आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो सिंपल हम इसका आर फिक्टोरियल ले लेंगे, ठीक है। हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड बुक आर देयर। तो देखें कि इस वर्ड में कितनी, हम जो बुक वर्ड है इसकी कितनी परमुटेशन बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एन का फिक्टोरियल बटा पी का फिक्टोरियल। एन फिक्टोरियल का क्या मतलब है, जितने टोटल लेटर हैं, तो टोटल 4 लेटर हैं, 4 का फिक्टोरियल। पी फिक्टोरियल क्या होता है, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये ओ जो है ओ 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 2 का फिक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 दफ़ा ओ रिपीट हुआ है तो 2 का फिक्टोरियल आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 का फिक्टोरियल 24, 2 का फिक्टोरियल 2, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ सिग्मा नोटेशन ऑफ सीरीज़ 3 + 5 + 7 + 9। तो ये देखें, जब आप एन की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये 2 + 1 3 मिलेगा, जब 2 रखेंगे तो हमें 5 मिलेगा, जब 3 रखेंगे तो 7, फिर नेक्स्ट 9 मिलेगा, ठीक है। ये हमने 4 तक रखनी है, ठीक है। 4 टर्म्स हैं, n = 1 से लेकर 4 का क्या मतलब है कि इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट टाइम्स इज कॉल्ड देयर परमुटेशन, ठीक है। ये परमुटेशन की डेफिनेशन है, ये आपने याद रख लेनी है, ठीक है। इसको मैं लास्ट पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग 4th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था ये होता है। अब उसने 4th टर्म का पूछा है तो n की वैल्यू आप 4 रख दें तो A1 + 4 - 1 3D आ जाएगा, A1 + 3D आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमने 4 ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ फार्मूला फॉर फाइंडिंग 4th टर्म इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हमने पढ़ा है कि an किसके बराबर होता है, A1 r⁻n-1। तो आपने n की वैल्यू 4 रखनी है, तो देखें A4 किसके बराबर आ जाएगा, A1 r⁻3 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स इज। सम ऑफ, अगर हमारे पास कुछ टर्म्स
10 टर्म्स का हमने सम निकालना है, 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि फ़र्ज़ करें आपको वो कह देते हैं कि पहली 20 टर्म्स का सम निकालें। तो पहली 20 टर्म्स का यहाँ पे फिर n जो होगा वो हमारे पास 20 होगा, a1 हमें गिवन होगा, n भी हमें 20 गिवन होगा और d की वैल्यू भी कोई ना कोई हमें गिवन होगी, तो आपने वो सम ईज़िली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये a1 की वैल्यू भी 1 है, d की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे n की जगह पे आपने n-1 पुट करना है, क्योंकि हमने n-1 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है ना। तो ये n की जगह पे n-1, तो ये n-1/2 आ जाएगा। यहाँ पे जब n-1 की जगह पे n-1 रखेंगे तो ये n-2 आ जाएगा। ये d की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये 2 से कट जाएगा, सिर्फ n बचेगा। इतने हिस्से से हमें सिर्फ n मिलेगा और ये वाला हिस्सा हमने n की जगह पे n-1 पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ए डैश इज़ द सम ऑफ टर्म्स इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की टर्म्स को अगर आप सम कर दें तो वो क्या बनता है, अर्थमेटिक सीरीज़ बनती है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 4 एंड d इज़ इक्वल टू 5 इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म। तो ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ये आप खुद आप कैलकुलेट करेंगे ये वाला, ठीक है। सिर्फ n की जगह पे आपने 6 पुट करना है, d की वैल्यू 5 है, वो रखें तो 29 जवाब आ जाएगा। टू अरेंज 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर 7 फैक्टोरियल। जब आपने 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो आपने सिंपल 7 का फैक्टोरियल ले लेना है। डैश इज़ द कलेक्शन कैलकुलेशन ऑफ चांस ऑफ अ पार्टिकुलर हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू और फॉल्स। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है कि किसी चांस के होने का, किसी इवेंट के होने का कितना चांस है। जैसे कि आप एक अगर सिक्के को टॉस करते हैं, उसकी 2 साइड्स होती हैं, हेड और टेल, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हेड की भी 50% होती है और टेल की भी 50% होती है, यानी कि या तो वो हेड आ सकता है या फिर टेल आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी की एक मिसाल है। ए डैश इज़ अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ आउटकम्स आर अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। इवेंट, ठीक है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। जिस तरह के हेड का आना, टेल का आना, ये एक इवेंट है, ठीक है। जब हम लूडो में वो दाने को फेंकते हैं, डाइस को फेंकते हैं, तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो ये सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ये इवेंट की डेफिनेशन है। ए डैश इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो तमाम आउटकम्स आ सकती हैं, पॉसिबल आउटकम्स, वो उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। जिस तरह के जो हमारे पास डाइस है, लूडो का दाना है, जब वो फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो उसका जो सैम्पल स्पेस होगा वो एक सेट होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए इज़ एन इवेंट देन ए कंप्लीमेंट आर ए नॉट इज़ कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होती है। आपने याद रखना है कि ए की प्रोबेबिलिटी और उसके कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करें तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। द डैश आर वैल्यूज विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट देयर इज़ अ गिवन प्रोपोर्शन ऑफ इंटरवल बिलो द क्वांटाइल। तो ये क्वांटाइल की डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ की बात करते हैं। कुछ फार्मूलाज़ मैं आपको बता के आ चुका हूँ, जिस तरह के ये फार्मूला जिनको हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, ये तीनों आइडेंटिटीज़ मैं आपको पीछे बता के आ चुका हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है, मैंने बताया था कि जब टैन आ जाए तो उसके बराबर होता है सीकंड स्क्वायर थीटा के, और जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कोसेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मैं आपको पीछे बता के आ चुका हूँ। अगर इवन ऑड, आपने याद रखना है कि जो कॉज फंक्शन होता है वो एक इवन फंक्शन है और साइन हमेशा ऑड फंक्शन होता है। तो ये इसका मैंने आपको एक रट्टा रटाया कुलिया बताया था कि अगर साइन हो और थीटा के साथ एंगल के साथ माइनस लगा हो तो साइन बाहर चला जाता है, और इसका जो रेसिप्रोकल है उसका भी सेम यही तरीका है, यानी कि कोसेकंड के साथ अगर माइनस थीटा लगा हो तो माइनस बाहर आ जाता है। कॉज जो है, कॉज एक इवन फंक्शन है, तो कॉज जो है वो माइनस को खा जाता है, तो क्या होगा, कॉज माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉज थीटा के ही बराबर आएगा। और इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी माइनस को खा जाता है, जो कि सीकंड माइनस थीटा सीकंड थीटा के ही बराबर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टैन माइनस थीटा। टैन जो है वो भी एक ऑड फंक्शन है, इसका माइनस भी बाहर चला जाएगा। इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी एक ऑड फंक्शन है, वो भी बाहर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियाडिक। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी थीटा में एंगल में उसका पीरियड ऐड कर दें तो फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, एंगल पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये देखें, आपने साइन इंटू थीटा में आपने 2 पाई ऐड किया तो साइन का तो पीरियड ही 2 पाई होता है, तो इसका मतलब इसका इस पर कोई असर नहीं होगा, तो इसका आंसर साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा में भी अगर आप 2 पाई ऐड करेंगे तो इसका पीरियड भी 2 पाई होता है, तो ये भी हमारे पास वैसे ही कॉस थीटा आ जाएगा। टैन का अगर आप इसमें पाई ऐड कर रहे हैं तो ये
तो मैं आपको एमसीक्यूज बता के आया हूँ, इसका आंसर tan थीटा ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रेसिप्रोकल है, वो मैंने आपको बता दिया। कोसेकंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। सेकंड थीटा किसका है, कोस थीटा का। कॉट थीटा 1/tan थीटा। ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ सम और डिफरेंस के फार्मूले, ये आपने लाजमी याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से जो 1-2 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, ठीक है। तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आपने याद रखना है कि जब आपके पास कॉज आ जाए, यहाँ पे कॉज आ जाए, तो आपने पहले दोनों के साथ कॉज लगा देना है, अगले दोनों के साथ साइन लगा देना है। और अगर ये दरमियान वाली अलामत कैसे देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखें कि जब आपके पास पहले नंबर पे कॉज आ गया यहाँ पर, तो आपने पहले दोनों के साथ कॉज लगा देना है, ए और बी के साथ, फिर दोनों के साथ साइन लगा देना है, ठीक है। और अलामत कैसे लगानी है, अगर इसमें माइनस है तो इसके अंदर आपने प्लस लगा देना है दोनों के साथ। अब ये देखें यहाँ पे भी कॉज आ गया, तो पहले दोनों के साथ आपने क्या करना है, कॉज लगा देना है, और दूसरे दोनों के साथ आपने साइन लगा देना है, और दरमियान में अलामत अगर प्लस किया तो यहाँ पे उल्ट कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर साइन आ गया, यहाँ पर साइन आ गया, तो आपने क्या करना है, पहले के साथ साइन अल्फ़ा, दूसरे के साथ कॉस बीटा। एक के साथ पहले के साथ साइन लगाना है, फिर दूसरे के साथ कॉस लगाना है, फिर आपने अलामत वही लगा देनी है। इसमें आपने अलामत को नहीं चेंज करना है, इसमें आपने ये प्लस है तो प्लस ही लगा देना है। बस आपने ये चीज़ चेंज करनी है कि पहले अगर आपने ए के साथ साइन लगाया था, बाद में आपने कॉस के साथ क्या लगा देना है, ए लगा देना है, साइन के साथ बी लगा देना है, बस ये चेंजिंग है। और ये सेम इसी तरह दरमियान में अलामत वैसे ही आ जाएगी। बाकी ये हमारे पास है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, ऊपर tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ऊपर आ जाएगा। नीचे आपने क्या करना है, पहले दोनों को ऐड करना है, tan अल्फ़ा और tan बीटा को ऐड करना है, फिर नीचे आपने क्या करना है, 1 माइनस डालकर, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस डालकर दोनों को ज़रब दे देनी है, ऊपर वालों को tan अल्फ़ा tan बीटा को ज़रब दे देनी है। अगर दरमियान में माइनस आ गया तो ऊपर भी माइनस आ जाएगा दोनों के दरमियान, ठीक है। और नीचे आपने क्या करना है, 1 प्लस, यहाँ पे अलामत चेंज हो जाएगी, अगर ऊपर माइनस डाल रहा है तो नीचे प्लस डाल देना है और दोनों को ज़रब दे देनी है, ठीक है, tan अल्फ़ा tan बीटा को। नेक्स्ट हमारे पास है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक है, तो इसका मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। तो जो परमुटेशन होती है ना, ये भी अरेंजमेंट्स होती हैं ऑब्जेक्ट की। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करके, इसमें हम सारी ऑब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं और उसमें से कम ऑब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं। n यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स है और r यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हमने चूज़ करनी है उनका नंबर है, ठीक है। तो ये भी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आर्डर जो है वो मैटर करता है। इसमें परमुटेशन में आपने याद रखना है कि आर्डर जो है वो मैटर करता है, उसकी एक हैसियत है। आपने आर्डर को जो है वो इग्नोर नहीं करना, और आप सारी वैल्यूज़ भी, सारी चीज़ों को भी एट अ टाइम ले सकते हैं और कुछ चीज़ों को भी ले सकते हैं। और इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जिसको हम n परमुटेशन r लिख देते हैं, यानी कि टोटल हमने n ऑब्जेक्ट्स हैं और r को हमने उसमें से चूज़ करना है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 बंदे हैं ए बी सी इन अ लाइन, अगर हमने 3 बंदों को ए बी सी को अरेंज करना है लाइन में, तो उनकी क्या अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए बी, सी बी ए। तो ये 6 परमुटेशन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 परमुटेशन बनी है। लेकिन आप देखें कि इसमें हमने आर्डर को मैटर किया है, आर्डर को हमने कंसीडर किया है। देखेंगे अगर कोई चीज़ ए बी सी थी तो हमने उसको ये नहीं कहा कि ये बी ए सी के बराबर है, यानी कि हमने ए बी सी और बी ए सी को एक चीज़ नहीं गिना बल्कि 2 अलग-अलग चीज़ें गिना है। तो इसका मतलब ये है कि आर्डर को मैटर करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी ए बी सी एक अलग चीज़ है और बी ए सी अलग चीज़ है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ये जो हमारे पास आर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, ये हमारे पास मैटर करता है परमुटेशन में। नेक्स्ट हम कम्बिनेशन की बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करते हैं, लेकिन हमारे पास जो आर्डर है वो मैटर नहीं करता। इसका फार्मूला ये होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर देखेंगे हमारे पास ए बी सी डी 4 लेटर है और इनमें से हमने 2 को सिलेक्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले ए बी को कर सकते हैं, फिर ए सी को कर सकते हैं, फिर ए डी को कर सकते हैं, फिर बी सी को कर सकते हैं, ठीक है, फिर बी डी को कर सकते हैं, फिर सी डी को कर सकते हैं। लेकिन इसके 6 कम्बिनेशन बन गए। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमने ए बी को बी ए के बराबर ले लिया, यानी कि ए बी को
अलहदा करके हमने बीए, इसमें बीए कहीं नहीं लिखा, ठीक है, यानी कि हमने इसमें आर्डर को नहीं कंसिडर किया, यानी ए बी और बी ए हमने दोनों को बराबर ही ले लिया। हमने कोई इसमें यानी कि ये नहीं किया जिस तरह परमुटेशन में कि ए बी को अलहदा काउंट किया और बी ए को अलहदा काउंट किया, क्योंकि वहाँ पे आर्डर मैटर करता है। यहाँ पर हमने ए बी और बी ए को दोनों को एक ही काउंट किया, तो क्योंकि इसमें आर्डर को मैटर नहीं होता, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी सब्जेक्टिव की मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो MTH 100 के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है इस पर, देखें कि तकरीबन 1.5 घंटे की ये रिकॉर्डिंग है, फिर इसको तैयार करना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने इतना कुछ बता दिया है कि हो सकता है कि सब्जेक्टिव की ज़रूरत ना पड़े आपको, ठीक है, सब्जेक्टिव वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, इतना डिटेल्ड चीज़ों को बताया है, ठीक है। तो बाकी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला वो भी वीडियो आएगी, लाजमी आएगी सब्जेक्टिव की भी, तो उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है। चैनल को नहीं भूलना सब्सक्राइब करना और हमें नहीं भूलना दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। और दूसरी चीज़ लास्ट पे मैं आपको बता दूं कि फ़ाइल्स पे डिपेंड नहीं करना। फ़ाइल जो है ये मैंने आपको मिड टर्म में बताया था कि ये जो हैं मैक्सिमम आंसर्स गलत होते हैं, और दूसरा ये पता नहीं किस सन की बनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं ये हमने रिसेंटली जो पास्ट पेपर्स होते हैं वहाँ से चीज़ें ली होती हैं, ठीक है। तो आपने फाइल्स पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे ना तो आपको कोई कंसेप्ट मिलेगा और ना ही कोई आपको वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो दुआओं में याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।